हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस क्लास में विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक एज के एक पोइट माने जाते हैं और इनकी वर्क जो लिरिकल बैलेड थी जिससे रोमांटिक एज की शुरुआत होती है, तुम लोग आज चर्चा करेंगे इनकी कुछ बायोग्राफी के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे जुड़ी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो इनका बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है इससे भी एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। ये एग्जैक्ट डेट पूछ दिया गया था, तो आप इनकी जो ये डेट है इस डेट को आप याद रखेंगे कि इनका जो ये डेट है, डेट ऑफ बर्थ है ये। और झारखंड के पीजीटी में वो प्लेस का नाम भी पूछ दिया गया था, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में। ये भी प्लेस आया हुआ है क्वेश्चन के तौर पे, तो आप इसको जरा सा माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है ये डेथ, इनकी जो डेथ हुई है 23 अप्रैल 1850। हाँ, ये इसमें सवाल ये बन जाता है कि इनकी डेथ किस तरह से हुई थी। तो प्लेरेसी नाम का एक डिजीज़ है जो लंग्स से जुड़ा हुआ एक बीमारी है, इनसे इनकी डेथ हुई थी। और जिसमें डेथ इनकी हुई थी उस समय रिडल माउंट, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ रह रहे थे और साथ ही साथ इनकी वाइफ भी वहाँ पर साथ में थी। इनकी वाइफ का नाम मैरी हचिंगसन या मैरी वर्ड्सवर्थ भी आप कह सकते हैं। बात करें वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिक पोएट होने का अर्थ आप बेहतर समझते हैं जो रिलेटेड टू नेचर है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इन्होंने 1798 के टाइम पीरियड में एस.टी. कॉलरिज के कोलैबोरेशन से एक लिरिकल बैलेड नाम करके एक पोएम्स का कलेक्शन था जिनको 1798 में इन्होंने पब्लिश कराया। और इस लिरिकल बैलेड्स का जो कलेक्शन था इसी के साथ, पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है जो 1798 से लेकर के 1837 तक चलता है। इस लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स थे, जिसमें से 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ के और 4 पोएम्स जो थे वो एस.टी. कॉलरिज के थे। फर्स्ट पोएम इस लिरिकल बैलेड्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट जो पोएम है वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जो एकमात्र बैलेड है जिसको एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। और सबसे लास्ट वाला जो पोएम है वो टिंटन एवे, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद से लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मैग्नस ओपस एक वर्क था जो काफ़ी फेमस रहा और सबसे बड़ी, इसको एपिक भी कहा जाता है। और उस वर्क का नाम था द प्रिल्यूड, जो 1850 के टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। और इसको पब्लिश करने वाले कोई और नहीं, इनकी विडोवर वाइफ मैरी हचिंगसन और मैरी वर्ड्सवर्थ कह सकते हैं ने किया था। इन विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ होने के 3 महीने के बाद में किया था। हम लोग आगे देखेंगे ये जो प्रेल्यूड वर्क है, ये प्रेल्यूड वर्क काफ़ी फेमस हुआ क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है और ये 14 बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, सबसे पहले जो ये प्रेल्यूड का जो वर्क है इसमें आपको ये जानना होगा कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल होने का अर्थ ही आप समझ गए होंगे कि इनकी खुद की बायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी चाइल्डहुड से लेकर के अपनी एडल्टहुड तक जिस तरीके से नेचर को इन्होंने ऑब्जर्व किया, नेचर को इन्होंने अपने आत्मसात किया, उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इस प्रिल्यूड नाम के वर्क में एक्सप्लेन किया है 14 बुक्स में। और आगे देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉरियट के तौर पे डिक्लेयर किए गए। इनसे ठीक पहले
रॉबर्ट साउदी जो थे वो 1813 से 1843 के टाइम पीरियड तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहे और उसके बाद 43 से लेकर के 23 अप्रैल 1850 मीन्स टिल हिज डेथ वो पोएट लॉरिएट बने रहे। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, ये कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है, इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मेंशन आपको द प्रिल्यूड वर्क में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है तो उनकी स्टडी, उनका एजुकेशन किस तरीके से कहाँ से हुई तो वो तो होना ही है। आगे हम बात करें तो 1793 के टाइम पीरियड में वर्ड्सवर्थ की एन इवनिंग वॉक करके और एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेज जो है वो हीरोइक कॉपलेट में लिखा हुआ है, 2 पोएम्स आए 1793 में। एक्चुअली ये जो वर्क है, ये दोनों जो पोएम्स है, ये दोनों पोएम 1789 के टाइम पीरियड में ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसको पब्लिश बाद में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एक लेगेसी मिल गई, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हेल्प मिल गया रेस्ली काल्वर्ट के माध्यम से। रेस्ली काल्वर्ट जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे विलियम काल्वर्ट, और उस विलियम काल्वर्ट के एक ब्रदर ये थे रेस्ली काल्वर्ट जो वेल्स में रहा करते थे। तो एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड विलियम काल्वर्ट के साथ वेल्स विजिट किए और वहाँ देखा कि उनका जो ब्रदर थे, विलियम काल्वर्ट के जो ब्रदर थे रेस्ली काल्वर्ट, ये काफ़ी परेशान थे और सफ़र कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस से, कंजम्पशन से। तो काफ़ी ये अपने आप में कह सकते हैं रिलैक्स फील नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी रेस्ली काल्वर्ट की फ्रेंडशिप विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत पहले से थी और बहुत अच्छे तरीके से थी, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने विल में कह सकते हैं एक लेगेसी के तौर पर 900 पाउंड का इनको एक बहुत बड़ा अमाउंट कह सकते हैं उस टाइम पीरियड में था, और वो अमाउंट इनको दे करके वो चले गए, जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को एक बहुत बड़ा हेल्प मिल गया अपनी पोएटिक करियर को परस्यू करने के लिए। और वो टाइम पीरियड था 1795 का, याद रखिएगा। इन्हीं फ्रेंड के लिए यानी रेस्ली काल्वर्ट के लिए ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिख दिया, और वो पोएम था टू द मेमोरी ऑफ रेस्ली काल्वर्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इनको लेगेसी मिली है, और लेगेसी जिन्होंने दिया है उनके लिए ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम को लिखा है। आगे देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एकमात्र प्ले ओनली प्ले द बॉर्डर्स, जो 1795-97 के टाइम पीरियड में आया। एक वर्स ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी होने के कारण ये काफ़ी फेमस भी रहा। ये सवाल कई बार प्रश्न पूछा गया है नेट में, मैंने तो एक बार देखा है इस प्रश्न को। किंग हेनरी थर्ड के टाइम पीरियड में इंग्लैंड के जो किंग हुआ करते थे उसके टाइम पीरियड में ये ट्रेजेडी, ये ड्रामा, ये प्ले सेट है। तो इस प्रश्न भी आया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। आगे बात करें तो जिस समय ये गोल्सलर जर्मनी में ठहरे हुए थे उस समय इन्होंने लूसी पोएम्स लिख डाले। लूसी पोएम्स जो है वो 5 पोएम्स का एक कलेक्शन है जो 98 के टाइम पीरियड में ही पब्लिश हुआ। आगे बात करें तो ये एक लेक पोइट्स, आप कई टर्म सुने होंगे रोमांटिक टाइम पीरियड में, रोमांटिक एज में जो ग्रुप्स ऑफ पोइट्स हुआ करते थे, जिसमें लेक पोइट्स भी आप सुने होंगे, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स भी आप सुने होंगे, और थर्ड है आपका सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ पोइट्स है, तो यहाँ पर लेक पोइट्स, आप सभी जानते होंगे कि जो रोमांटिक एज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एल्डर रोमांटिक एंड यंगर रोमांटिक कह सकते हैं। तो एल्डर रोमांटिक्स में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी जो हैं, इन तीनों को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपको मिलेगा 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम्स का कलेक्शन आया था जिसका टाइटल था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और इस कलेक्शन में बहुत सारे विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना होगा कि कौन कौन सा पोएम्स इनका है इस पोएटिक कलेक्शन में, जो पोएम्स इन 1807 है, तो आप इसमें आप देख पाएंगे रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी इनका इसमें है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, जो डैफोडिल्स के नाम से काफ़ी फेमस हुआ, इससे कई बार सवाल आते हैं। माई हार्ट स्लीप्स अप, ये भी इसी टाइटल के अंडर कलेक्शन के में आया है। और ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, दी सॉलिटरी रीपर, काफ़ी फेमस पोएम जो हाईलैंड लैस की बात करता है, स्कॉटलैंड की एक गर्ल की बात करता है। और लंदन 1802, जो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को याद किया है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी एक काफ़ी अच्छा फेमस है पोएम है। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही बेहतरीन वर्क लिखे हैं। जॉन केबल जो थे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जॉन केबल ने इनको पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है, पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर से हमेशा लगे रहे और नेचर को काफ़ी इन्होंने अप्रिशिएट किया है। इसके कारण से इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इनके जो कुछ वर्क हैं जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इनका जो पोएम आया 1810 में, कई बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एक पहले भी पोएम आया हुआ था, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका नेम याद रखिएगा, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1791 में विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया था। फिर 1810 में ये टाइटल इसका है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओनली टाइटल में सिर्फ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और थर्ड में अगर बात करें द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री 1837, जिसको टॉमस कार्लाइल ने लिखा है। और इसी जो एक कह सकते हैं कि जो नॉवेल है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक हिस्ट्री का, उस पर आधारित है। चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें लंदन और पेरिस 2 सिटीज़ की बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसी पर यानी टॉमस कार्लाइली के द्वारा लिखी गई जो नॉवेल है द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री, जो 1837 में पब्लिश हुआ था, उस पर बेस्ड है। तो ये तीनों जो मेरी बताने का अर्थ ये है कि जो तीनों नेम है फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, वो तीनों अलग अलग कलेक्शन है और तीनों अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, जो सबसे पहला जो वर्क था दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो एक पोएम है 1791 बाय विलियम ब्लेक। सेकेंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1810, a poem by William Wordsworth. And the third one, the French Revolution, a history 1837, a novel by Thomas Carlyle. इसके बाद आगे देखें तो 1814 में एक्सकर्सन, 1815 में और 1845 में लाउडामिया। तो इस तरीके से बहुत सारे और लास्ट में 1850 में आप जान ही रहे हैं द प्रेल्यूड। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखे हैं और काफ़ी फेमस वर्क लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फ्रेंड्स, आपसे ये हम कहना चाहेंगे कि इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं हमारी इस वीडियो को, हमारे इस इंफॉर्मेशन को आप लेना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए कुछ इस तरह का और भी वीडियोस आपके सामने ला सकूं, और आपको, ताकि आप उससे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अपने स्टडी में इसे हेल्पफुल बता सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके।